हेलो एवरीवन। मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। यह दुनिया की पहली महान सभ्यताओं में से एक है। ये सबसे विकसित और प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये हमारे प्राचीन भारत को एक गौरव प्रदान करता है। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा का भी प्रयोग होने लगा था, धातु का प्रयोग और पत्थरों का प्रयोग हो रहा था। और यह एक नगरीय सभ्यता थी। और जॉन मार्शल और कुछ अन्य इतिहासकारों के खोज साक्ष्यों आदि के आधार पर ऐसा माना जाता है कि यह 1500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में काफी इसका प्रगति का काल था। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी के और सिंधु की सहायक नदियों की घाटी में ही इसका विकास हुआ, इसलिए इसे मुख्यतः इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो पहली खोज हुई थी, इसका जो पहला स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा नाम के स्थान पे खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मोटे मोटे तौर पे इसको 3300 बीसी से 1300 बीसी के बीच में माना गया है। अधिकांश इतिहासकार इसे 2500 से 1750 के बीच में इसके काल को मानते हैं। ये बीसी है। उम्मीद है आप सबको बीसी समझ में आता होगा, बिफोर क्राइस्ट। और वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन मतलब नगरीय सभ्यता थी, ये विकसित प्रथम नगरीय सभ्यताओं में से एक। ठीक है। और ये इसकी खोज आप देखते हैं कि इंडस रिवर बेसिन में इंडस, और अभी इसके क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया और कुछ क्षेत्र इसके अफगानिस्तान में भी हैं। इसके प्रमुख शहर कौन कौन से थे, जिसको एक एक करके हम लोग जिसके बारे में जानेंगे, तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, जिसमें से ये धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी अभी भारतीय क्षेत्र में पड़ते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ रहे हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी की घाटियों में इसके शुरुआती स्थल मिले हैं। और पहला जो स्थल मिला है इसका वो हड़प्पा में मिला है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1826 में 1826 में चार्ल्स मैनसन ने की थी इसकी खोज। बाद में पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 1921 में इसकी खोज की गई। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे और जानेंगे इसको और विस्तार से। इस सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये अपनी विशेषताओं के कारण ही जो इसके समकालीन अन्य सभ्यताएं थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो उन सब में ये विशिष्ट मानी जाती है, ये अपनी विशेषताओं के कारण। जैसे कि जितना वेल प्लान्ड सिटीज यहाँ पे मिला है, ऐसा कहीं भी नहीं मिला है। ठीक है। इस तरह से पूरी तरह से नियोजित नगर जो यहाँ पे मिला है वो किसी अन्य सभ्यता में नहीं मिला है। इतना एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, ये लोग का जो जल निकास प्रणाली थी इतनी एडवांस थी, इसको ऐसे ढका भी जाता था पत्थरों से। तो ये इतनी एडवांस ड्रेनेज प्रणाली किसी अन्य सभ्यता में नहीं मिली है। अंडरस्टैंड। साथ में यहाँ के जो घर बने हुए थे वो भी पक्की ईंटों के बने हुए थे। कोर्ट यार्ड उसमें बने हुए थे, आंगन बने हुए थे, बाथरूम्स थे इनके, और ये पकी हुई ईंटों से इनका निर्माण किया गया था। साथ में ये ईंटों का जो साइज था वो यूनिफॉर्म होता था। ठीक है। यूनिफॉर्म साइज मतलब एक ही साइज हर जगह, पूरी सभ्यता जहां तक इसका विस्तार हुआ है, मैक्सिमम मतलब ऐसा पाया गया है कि जो ईंटों का आकार है पूरी तरह से समान हर जगह मिली है। ठीक है। और क्या इसकी विशेषता है, तो यहाँ का ग्रेट बाथ, ये मोहनजोदारो से मिला है ये।
महान स्नानागार इसे कहा जाता है। ये ग्रेट बाथ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण एक इसकी जो दीवार बनी हुई है बिटुमिन से इसको लेप किया गया है, जल रोधी बनाया गया है। इसमें पानी के बदलने और भरने की भी सुविधा थी कि इसको अंदर पानी डाला जाए, इससे पानी बाहर निकाला जाए, इसमें उसकी सुविधा, वो तकनीक इसमें लगाई गई थी। तो ये बहुत ही एडवांस तकनीक उनकी बताती है उस टाइम में। साथ में अनाज रखने के लिए विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रैंडरीज भी पाए गए हैं वहाँ पे। तो ग्रेट ग्रैंडरीज भी एक बहुत बड़ी उसकी सफलता है, उसकी विशेषता है। और अर्थव्यवस्था इसकी कैसी थी, तो ट्रेड एंड कॉमर्स का भी हमें पता चलता है उस काल में। वो काफ़ी बड़ी मात्रा पे वो ट्रेड किया करते थे, दूर दूर के जगहों से उनका ट्रेड चलता था। उसके सील हमें अन्य सभ्यताओं में मिले हैं और अन्य सभ्यताओं के मुद्राएं हमें वहाँ पे मिली हैं। इन मुद्राओं पे कुछ खास किस्म के अक्षर लिखे रहते थे, पशु पक्षी बने होते थे, लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया है अभी तक। इसके राइटिंग सिस्टम इतना डेवलप था, इतना पता चलता है कि ये लोग राइटिंग सिस्टम इनका था, ये लिखते थे, लेकिन उस राइटिंग को, उन अक्षरों को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। इसलिए इसके बारे में, इसके राजनीतिक जीवन के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। इनके आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में हम पता लगा सकते हैं, इनके सामाजिक जीवन के बारे में, इनके यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उनका पता चलता है। ये लोग काफ़ी स्किल्ड थे, ये पॉटरी बनाने में, बीड मेकिंग में ये स्किल्ड थे। देखो इसमें बना हुआ है, एक होल बना रहता था इनके बीड्स में, जिनकी माला निर्माण होता था। ठीक है, ये लोग मेटलर्जी इनको पता था, बहुत सारे मेटल के भी बर्तन यहाँ पे मिले हैं। फिर इनका जो समाज था वो भी मातृसत्तात्मक, मैट्रियार्चल था। माता की मतलब इसमें प्रधानता थी। मदर गॉडेस बहुत सारी मिली हैं, फिगरिन्स, ठीक है। और पशुपति सील मिला है, यहीं से ये बहुत प्रमुख इसको माना जाता है, पशुपति सील का प्राप्त होना, जो शिव की पूजा का संकेत देता है। साथ में बहुत सारे लिंग के, योनि के साक्ष्य मिले हैं, जिससे भी उस काल में लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, शिव पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग धातु के आभूषण बनाने में भी निपुण थे। बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं जो धातु के आभूषण पहने हुए हैं। कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो पहले ही पेज पे आपका लगा हुआ है। ये कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ की साक्ष्य है, वहाँ के बारे में बताती है। फिर हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग क्या था। सबसे बड़ी विशेषता उसकी टाउन प्लानिंग ही है। तो उसके क्या विशेषता थी इस टाउन प्लानिंग की, अक्सर ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, और इससे टाउन प्लानिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और तरह तरह से इसको जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप कैसे बता सकते हैं कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक थे, उनको उनकी जागरूकता का पता आपको उसके टाउन प्लानिंग। सिंधु घाटी सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रोल अदा करता है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है एग्जामिनर्स का ये टाउन प्लानिंग। इससे जोड़ के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वहाँ की टाउन प्लानिंग से आप कैसे बता सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक थे, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत उपाय करके रखे थे। तो हम कैसे बता सकते हैं, पहले तो उन्होंने वेल प्लान्ड सिटीज़ बनाए, ठीक है। उनके जो भी शहर हमें मिले ज़्यादातर एक ही तरीके से प्लान करके, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो आदि को बनाया गया था। इन शहरों को ग्रिड पैटर्न में बसाया गया था, जाल की तरह। इनके जो स्ट्रीट होते थे काफ़ी चौड़े होते थे, सीधे होते थे और राइट एंगल पर, समकोण पर एक दूसरे को काटते थे, ठीक है। एकदम सीधे, चौड़े और समकोण पे एक दूसरे को काटते थे, ठीक है। इनका घर जो बना होता था वो क्या होता था, बेक्ड ब्रिक्स, यानी कि पकी हुई ईंटों का ये घर उनका बना होता था। पकी हुई ईंटों का इन्होंने प्रयोग किया और वो भी उनके साइज भी क्या होते थे, यूनिफॉर्म होते थे। और आप चिनाई भी देख रहे हो यहाँ पर, जो चिनाई का तरीका है
वो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति, ठीक है। ऐसे ऐसे ईंटें पहले लगा दिए, फिर ऐसे ऐसे ईंटें लगा दिए, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। इस तरह से इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पे ये ईंटों की चिनाई की जाती थी। और एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, सबसे महत्वपूर्ण इसकी उपलब्धि क्या है? एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। हर गली, हर क्या था, एक कवर्ड ड्रेन्स था उनके पास, और इससे वेस्ट वाटर बहुत अच्छे से बाहर चला जाता था। हर गली गली में ये ड्रेन बने होते थे, नाली बने होते थे। और बड़े बड़े सड़कों के किनारे बड़ी वाले गटर, बड़ी वाली नालियां बनी होती थी, जिससे इन गलियों की नालियां उससे जुड़ी होती थी। हर घर इन नालियों से जुड़ा हुआ था। इनका वेस्ट, जो भी पानी बाहर हो, कचरा बाहर आता था, और उन कचरों का भी मैनेजमेंट किया जाता था। आप इस बात पे ध्यान दें कि उन कचरों का भी मैनेजमेंट का इन्होंने व्यवस्था कर रखा था कि ये जो नालियां बनी हुई थी, जो जाके बड़े नाले से जुड़ रही थी, उसके बीच में छोटे छोटे गड्ढे बने होते थे। और उन गड्ढों में, जैसे ये बड़ी नाली है मान लो, और ये छोटी नाली उसे जाके मिल रही है, घर की नाली, ये घर है, तो इन नालियों के बीच में छोटे छोटे गड्ढे ढके हुए बने होते थे, मेन होल की तरह, जिसमें घरों से जाने वाले कचरे और पानी के साथ साथ कचरे यहाँ इकट्ठे हो जाते थे, बाकी पानी जाके बड़े नाले में मिल जाता था। फिर इन गड्ढों को खोल के यहाँ से कचरे साफ कर लिए जाते थे। तो इस तरह से कचरों का भी मैनेजमेंट किया जाता था कि बड़े नाले को बार बार साफ न करना पड़े और उसमें ज़्यादा अवरोध न पैदा हो, वो जाम न हो जाए, जिसकी वजह से फ्लड ना आ जाए। आप देखते होंगे कि आपके शहरों में अक्सर नालियाँ ऊपर से बह रही हैं, तो ये वाली मैनेजमेंट अभी भी नहीं अपनाया है किसी ने। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सीख लेने की ज़रूरत है, खासकर ड्रेनेज सिस्टम के टाइम में। इसी तरह से जो भी जितने भी यहाँ के शहर थे, वो सब दो भागों में बटे नजर आते हैं, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। मतलब एक इलाका गढ़ी कहलाता था जो ऊंचा होता था, और दूसरा निचला नगर कहलाता था। तो ये हमेशा ही जो नीचे नगर होता था वो पूरब की ओर बनाया जाता था, ईस्ट में, और जो अपर टाउन होता था सिटाडेल, वो हमेशा गढ़ी क्या होता था, पश्चिम में बनाया जाता था। तो इसके भी कई कारण थे। उनको पता था कि पूरब से सूरज निकलेगी, अगर हम ऊंचा इलाका आगे रखेंगे तो उधर पीछे वाले हिस्से को धूप देर से मिलेगी, और वहां पर दोपहर होते होते रोशनी जाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, आगे छोटे से निचला नगर को रखा था और पीछे गढ़ी वाले इलाके को रखा था। तो ये भी एक उनके बहुत ही उन्नत सोच को दर्शाता है कि उनको कितनी आगे की सूझ थी, और सोच उनकी कितनी आगे का देखती थी। और यहाँ देखो, जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां हैं वो गली की तरफ खुल रही हैं, ठीक है, मेन दरवाजे की तरफ नहीं खिल रहे हैं। देखो ये है गली, स्ट्रीट है, और ये दरवाजे खिड़कियां इसके तरफ खुल रही हैं। जो मेन रोड होता था काफी चौड़ा होता था, और उससे आवागमन का वो साधन होता था। हो सकता है कि ध्वनि प्रदूषण की जानकारी इन्हें थी, वायु प्रदूषण की इनकी जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां मेन जो सड़क थी उसके तरफ न खोलकर गलियों की ओर खोला। साथ ही इस जो ये मिला है गली की तरफ इनका खुलता हुआ दरवाजा और खिड़की, इससे ये भी पता चलता है कि इनके अपने व्यक्तिगत प्राइवेसी की कितनी चिंता थी। ये अपना जीवन को प्राइवेट रखना चाहते थे, पर्सनल लाइफ को ही ज़्यादा किसी को बताना नहीं चाहते थे। फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण साइट को हम लोग जानेंगे, जैसे कि हड़प्पा, जो सबसे पहले खोजा गया साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है हड़प्पा। हड़प्पा ये मेजर सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और ये सबसे पहले खोजा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का शहर है, जो अभी कहाँ है, ये पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है। और इसे किसने खोजा था, तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। कब इसकी खोज हुई है, कब इसकी खोज हुई है बताइए? बिल्कुल सही, 1921 में। किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई है 1921 में, याद रखेंगे आप लोग। और ये अभी कहाँ है, तो अभी ये वर्तमान पाकिस्तान में है।
ये रावी नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी। किस किस नदी के तट पे ये मिला है? तो ये रावी नदी के तट पे ये हड़प्पा शहर बसा हुआ था। काफ़ी वेल प्लान्ड सिटी थी ये, और यहाँ भी जितने भी मिले हैं, यहाँ पे भवन मिले हैं, वो सभी पकी हुई ईंटों के बने हुए मिले हैं। ड्रेनेज सिस्टम भी मिला है, ग्रैनरीज भी मिली है। ये ग्रैनरीज जो मिली है, जिसको अन्नागार कहा जाता है, अन्नागार, ये सबसे विशाल, अगर हम कहें कि भवन अगर कोई मिला है तो ये अन्नागार ही है। सबसे विशाल भवन इस सभ्यता का, अन्नागार। और ये हड़प्पा के जो मिले हुए यहाँ से सामान मिले, जैसे सील मिला, पॉटरी मिली, बैकब्रिक्स मिले, बीड्स मिले, ठीक है। इन सब से हम ये पता लगाते हैं कि ये ट्रेड का भी सेंटर रहा होगा। यहाँ पे क्राफ्ट्समैनशिप भी होता होगा। ये लोग स्किल्ड लोग थे। अर्बन लाइफ थी यहाँ का, जो जीवन था वो कैसा था? शहरी था। तो ये लोगों के बारे में हमको यहाँ से मिले चीज़ों से जानकारी मिलती है। यहाँ जो स्क्रिप्ट मिले हैं, इसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हमारी जानकारी काफ़ी हद तक अधूरी है। तो हड़प्पा क्या करता है? हमें एक एडवांस ऑर्गेनाइज्ड लाइफ के बारे में बताता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप देखते हो कि हड़प्पा जो हमारा जानकारी मिल रहा है हड़प्पा से, सेम लगभग मोहनजोदारो से भी वही जानकारी मिलती है। मोहनजोदारो का एक शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। मृतकों का टीला कहा जाता है, या फिर प्रेतों का टीला भी इसको कहा जाता है। प्रेतों का टीला, प्रेतों का टीला भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो मृतकों का टीला कहो या प्रेतों का टीला कहो इसे। ये सिंधु नदी के किनारे में मिला है। किस नदी के किनारे में इसकी खोज हुई है? तो सिंधु नदी के किनारे में इसकी खोज हुई है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल प्लान्ड सिटीज में आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। बहुत ही बड़ा ये, इसकी खोज 1922 में राखाल दास बैनर्जी के द्वारा की गई थी। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? राखाल दास बैनर्जी के द्वारा। और यहाँ भी आपका इसका ड्रेनेज सिस्टम देखो, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। काफ़ी वेल कवर्ड ड्रेन थे यहाँ पे, पूरे सारे सड़कों से, गलियों से जुड़े हुए होते थे। यहाँ पर बड़े बड़े ग्रैनरीज, अन्नागार पाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ जो मिली है वो मिला है यहाँ का ग्रेट बाथ, ठीक है, महान स्नानागार। ये महान स्नानागार, इसको देख के ऐसा पता लगता है कि हो सकता है किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। धार्मिक अनुष्ठान के समय यहाँ पर स्नान किए जाते होंगे मिलजुल कर। यहाँ पे पानी को बदलने, इसमें नया पानी भरने, पुराने पानी को बदलने की भी सुविधा इसमें देखी गई है। और इसमें इसका जो दीवार बनी हुई है वो जल रोधी बनाया गया है। जल से इसको रोधी बनाने के लिए इस पर बिटुमिन का लेप किया गया है। तो काफ़ी एडवांस टेक्निक उसकी दिखाती है, इसके एडवांस इंजीनियरिंग का पता चलता है उस टाइम का। और ये भी एक सेंटर था ट्रेड और कल्चर का। यहाँ भी जो लाइफ था वो शहरी, एक शहरी क्षेत्र है। हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है तुम्हारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका ये शहरी क्षेत्र है। और वेल प्लान्ड सिटीज़, स्ट्रीट भी यहाँ तुम देख रहे हो किस तरह से ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ है। कितनी सीधी सड़कें यहाँ पे बनाई गई हैं, वो भी पक्की, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो शहर प्रमुख स्थान रखता है, ये क्षेत्र भारत में है, लोथल, ठीक है। ये लोथल आप देख रहे हो, इसका लोकेशन ये गुजरात है। गुजरात में इसका स्थान पड़ता है। ये अरब सागर से लगभग जुड़ा हुआ था। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है ये डॉकयार्ड, ये बहुत प्रमुख विशेषता है। डॉकयार्ड क्या होता है? एक इसे बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह जहाँ पे शिप रुकते हैं, ठीक है। तो बंदरगाह था ये। डॉकयार्ड यहाँ पे पाया गया, इसके साक्ष्य पाए गए हैं।
ऐसा माना जाता है कि विश्व का प्रथम डॉकयार्ड का यहाँ पे साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी था, नगर था। ये भी वेल प्लान्ड इसको माना जाता है पूरी तरह से। इसके भी यहाँ भी वो सारी विशेषताएं दिखाई देती हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषता हैं, जैसे कि वेयर हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग, ड्रेनेज सिस्टम और वेल प्लान्ड स्ट्रीट और सिटी, ये सब कुछ यहाँ पाया जाता है। तो ये जो डॉकयार्ड था जहाँ पे जहाज रुकते थे या बाहर जाते थे नाव या जहाज, वो क्या था, सी से जुड़े हुए थे एक चैनल के द्वारा। ये समुद्र से जुड़े हुए होते थे और यहाँ आके रुके, फिर वे जाके समुद्र में चले गए, व्यापार के लिए बाहर निकल गए। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हो इसका भी किस तरह से ब्रिक हाउसेस बना हुआ है, वेयर हाउसेस बने हुए हैं। यहाँ पे बीड मेकिंग का यहाँ पे पता चला है कि हो सकता है होगा, तो यहाँ पे बीड मेकिंग का फैक्ट्री भी लगा होगा। यहाँ पे काफ़ी बीड्स मिले हैं, सील्स मिले हैं, मतलब मुद्राएं मिली हैं, बहुत सारे पॉटरीज मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं और भी बहुत तरह की चीज़ें मिली हैं जो यहाँ के लोगों की कला के प्रति जागरूकता को और इनके स्किल को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, लोथल इज ए रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द मेरीटाइम नॉलेज, ट्रेड एंड एडवांस्ड सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस पीपल। अब है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, तो ये कालीबंगा का देखो लोकेशन, ये कालीबंगा राजस्थान में है, ये इंडिया में पड़ता है ये कालीबंगा, और ये घग्गर नदी के किनारे है। लोथल कहाँ था, तो भोगवा नदी के किनारे था। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देती हूँ, भोगवा नदी। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और ये कालीबंगा कहाँ है, घग्गर नदी के किनारे। ये इसको खोज इसकी दो बार खोज की गई, 1960 से 61 में इसका बीबी लाल के द्वारा खोज की गई कालीबंगा की। ये भी बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी क्षेत्र है ये कालीबंगा, और अपने यहाँ पे जो खास चीज़ें मिली हैं वो है प्लोड फील्ड, मतलब जुती हुई खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग क्या चीज़ का हल का इस्तेमाल करते थे खेती करने के लिए। इसकी जानकारी इस जुती हुई खेत के साक्ष्य से पता चलता है। फिर यहाँ से और क्या मिला है, तो यहाँ से बहुत सारे फायर एल्टार्स मिले हैं। फायर एल्टार्स मतलब अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसका मतलब उस टाइम में यज्ञ का प्रचलन था, उसमें लकड़ियों, जली हुई लकड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं इन अग्नि वेदिकाओं में। वहीं पर पास में कुछ गड्ढे मिले हैं जिसके अंदर जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इससे ये भी पता चलता है कि हो सकता है बलि की भी प्रथा रही होगी उस टाइम में। तो इनको देखने से, इनके वहाँ पाए जाने से वहाँ के धार्मिक स्वरूप का भी ज्ञान होता है। बहुत से तरह के और भी अन्य चीज़ें मिली हैं, जैसे टेराकोटा का मिट्टी का टॉय मिला है, बहुत तरह की पॉटरीज मिली हैं, बीड्स ऑर्नामेंट्स मिले हैं, गहने, और कॉपर के बने हुए औजार मिले हैं, मुद्राएं मिली हैं, पशुपति सील बहुत सारा मिला है। तो ये सब कुछ वहाँ के क्या बताता है, बहुत सारे वहाँ के लाइफ के बारे में, वहाँ के संस्कृति, वहाँ के धर्म और वहाँ किस तरह के व्यवसाय अपनाए जाते थे, उन सब की जानकारी यहाँ से मिले प्राप्त साक्ष्यों से हो जाती है। तो ये कालीबंगा भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट माना जाता है। अब है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है, तो ये रन के कच्छ, ये भी गुजरात में पड़ता है, ये भी भारत में ही पड़ता है धोलावीरा क्षेत्र। और धोलावीरा को इसके वाटर रिजर्वियर के कारण बहुत अच्छे से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो लार्ज रिजर्वियर्स पाए गए हैं, पानी को जमा करने का, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का जो सिस्टम मिला है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, इसकी खोज जेपी जोशी और आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई थी। ये रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में इसका लोकेशन है। और धोलावीरा क्यों प्रसिद्ध है, तो
इसका जो यूनिक टाउन प्लानिंग है, ये सारे जितने भी वहाँ के सिटीज़ मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो ज़्यादातर 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, 1, 2, 3 हिस्सों में बटा हुआ मिला है। एक सिटाडेल मतलब ऊपरी टाउन, एक मिडिल टाउन और एक लोअर टाउन, ठीक है। 3 हिस्सों में ये बना हुआ मिला है। और ये बता रहा, इसका जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और स्टोरेज मिला है, ये इसको सबसे खास बनाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो किस तरह से एक चैनल बना हुआ है, जहाँ से वाटर, जो रेन वाटर है, वो चल के जाता है और जाके जमा हो जाता है इस वाटर रिजर्वियर में। इसके अलावा बहुत सारे स्टेप वेल्स भी बने हुए थे, कुएं बने हुए थे, और ये सारे सिस्टम शो करते हैं कि उस समय का जो एडवांस वाटर मैनेजमेंट था, वो उनकी जानकारी वहाँ के लोगों को थी। वाटर मैनेजमेंट वो बहुत अच्छे से करना जानते थे, जो कि आज भी सीख लेने की ज़रूरत है इनसे। ये सारी चीज़ें हमको, इन सब जितने भी साक्ष्य मिले हैं उनसे हमको इसका पता चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा इंडस स्क्रिप्ट भी मिला है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। धोलावीरा प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवांस्ड प्लानिंग, आर्किटेक्चर, ट्रेड, कल्चर एंड लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो हमें इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं धोलावीरा से। अब धोलावीरा के बारे में जान चुके हैं हम लोग, अब हम किसके बारे में जानेंगे, चन्हू दर्रों के बारे में। चन्हू दर्रों भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और ये कहाँ है, तो ये सिंध पाकिस्तान में है चन्हू दर्रों। ये इंडस रिवर के बैंक में बसा हुआ है, और इसकी खोज 1931 और 1932 में इसकी खोज की गई है। ये भी उसी तरह से कवर्ड ड्रेन यहाँ पे मिले हैं, ड्रेनेज सिस्टम मिला है, वेल प्लान्ड सिटी मिली है, हाउसेज मिले हैं, ड्रेनेज सिस्टम मिले हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स मिले हैं, और इनकी खोज एनजी मजूमदार के द्वारा की गई थी। ये सब कुछ एक ही जैसा है, बस यहाँ पे खास क्या है, तो यहाँ पे बीड मेकिंग का वर्कशॉप मिला है, ठीक है। बीड मेकिंग वर्कशॉप मिला है चन्हू दर्रों से। ये चीज़ इसको इम्पॉर्टेंट बना देती है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वहाँ पे कारखानों का साक्ष्य, बीड्स के कारखानों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, जो इसके एडवांस टेक्निक को बताता है, तो ये यहीं से मिले हैं, ठीक है, चन्हू दर्रों से। ये भी एक अर्बन साइट था और ट्रेड का सेंटर माना जाता है। राखी गढ़ी हरियाणा इंडिया में है, और ये सबसे बड़ा, इम्पॉर्टेंट तो है ही, और सबसे बड़ा साइट माना गया है भारत में अब तक खोजी गई सभी साइट, जितनी भी स्थान खोजे गए इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें ये क्या है, सबसे बड़ा साइट है। लार्जेस्ट और मोस्ट सिग्निफिकेंट साइट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये कहाँ है, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा के, और इसकी खोज 1997-98 में और 2014-15 में की गई है। तो ये इसकी जो खोज की गई है ज़्यादा पुराना नहीं है। ये साइट काफ़ी दूर में फैला हुआ है, लगभग 150 हेक्टेयर्स में माना जाता है कि ये साइट फैला हुआ है, और ये भी वेल प्लान्ड सिटी बनाई हुई है, स्ट्रीट बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम बने हुए हैं, और इनका फोर्टिफिकेशन भी दिखाई देता है, पूरे शहर को घेरा गया है। यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे एग्रीकल्चर के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज जार मिले हैं जिसमें जमा करके रखा जाता था, और बहुत सारे ग्रेनरीज इंडिकेट्स करते हैं कि ये लोग क्या थे, बहुत ही समृद्ध, ये सभ्यता काफ़ी समृद्ध थी। और इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है इनके आर्थिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, इनके व्यापार के बारे में, और इनके कला कौशल के बारे में भी हमें पता चलता है। हम देखते हैं कि जो अर्ली हड़प्पन थे वो 3300 से 2600 BCE, 2600 से 1900 मैच्योर हड़प्पन, और 1900 से 1300 लेट हड़प्पन काल माना जाता है।
और राखी गढ़ी है, सो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे अर्बन प्लानिंग देखी जाती है, शहरी इकोनॉमी भी इसकी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे क्राफ्ट, ट्रेड और डेली लाइफ सबका यहाँ पे पता चलता है यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर। इसके अतिरिक्त अब हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए सिक्कों का महत्व। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए सिक्कों का क्या महत्व था, ये मैं पहले भी आप लोग को जब पुरातात्विक स्रोत मैंने बताया था तो उसमें बता चुकी हूँ। फिर भी अगर ये स्लाइड आपके सामने आ गया है तो मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ये कुषाण शासकों के सिक्के हैं और ये शक शासकों के सिक्के हैं। हालांकि शक शासकों ने ही, जो इंडो ग्रीक शासक थे, उन्होंने ही सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन सबसे अधिक सोने के सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा चलाया गया। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों के द्वारा, सबसे अधिक गुप्त शासकों के द्वारा, सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए। ठीक है। और सातवाहन शासकों ने तो शीशे के सिक्के भी जारी किए थे। सबसे पहले पंचमार्क सिक्के, जो पहला सिक्का है उसको पंचमार्क सिक्का कहा जाता है। अब हम लोग आगे के जो हम वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले मैंने पाषाण काल का वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसलिए वो वीडियो मैं पहले नहीं डाल रही हूँ। पहले मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का वीडियो डाल दिया है और उसके बाद पाषाण काल का आपका वीडियो आएगा। पाषाण काल को बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं। एक बार आप लोग रिकॉल कर ले कि आज आपने क्या पढ़ा। तो आपने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका इंट्रोड्यूस कब हो रहा है, तो ये 3300 से 1300 BC, जिसमें से 3300 इसका प्री सिविलाइजेशन मतलब प्री हड़प्पन काल है। इसमें उतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था। अब मुख्य रूप से ये 2500 से 2700 इसका पूरे सभ्यता के उभार का काल है। सबसे ज़्यादा जब ये विकसित अवस्था में थी तब ये 2500 BC से BCE कर देते हैं, बिफोर कॉमन एरा से। ये कब तक था, तो ये 1750 तक था। यह दुनिया की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उन सब में से ये एक सभ्यता है, लेकिन अपने टाउन प्लानिंग की वजह से, अपने यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम की वजह से उन सब में ये विशिष्ट मानी जाती है। यहाँ की जानकारी हमें बहुत सारी मात्रा में मिलती है। यहाँ के टाउन प्लानिंग को देख के, यहाँ से मिले हुए आर्ट एंड क्राफ्ट को देख के, यहाँ से राइटिंग सिस्टम को देख के बहुत सारी जानकारी मिली है। लेकिन इनके राइटिंग सिस्टम को अगर हम पढ़ लेंगे तो हो सकता है हमारी जानकारी में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इसलिए यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। अनुमान बस लगाया जाता है कि हो सकता है किसी व्यवसायी ग्रुप का यहाँ पे शासन रहा होगा, या फिर किसी पुरोहित का शासन रहा होगा, ऐसा बस अनुमान लगाते हैं। लेकिन इतना वेल प्लान्ड ये शहर है बसा हुआ, ये सभ्यता बसी हुई है, इतने बड़े क्षेत्र में बसी हुई है, तो जरूर कोई न कोई प्रशासनिक सिस्टम अवश्य ही रहा होगा, इतना तो क्लियर है। ठीक है। तो हम क्या देखें कि इसकी क्या विशेषता है, तो वेल प्लान्ड इसकी सिटी है, ग्रेड पैटर्न पे है, यहाँ पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग है, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम एडवांस है। यहाँ पे जो ज़्यादातर शहर 2 भागों में बटे हुए हैं, जबकि धोलावीरा क्या है 3 भागों में बटा हुआ है। हड़प्पा से हमें सबसे बड़ा जो भवन मिला है वो अन्नागार है। ये रावी नदी के तट पे है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। सबसे पहले खोजा गया स्थल के होने के कारण इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मोहनजोदारो के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से इसकी खोज 1922 में राखाल दास बैनर्जी ने की थी। इसे मृतकों या प्रेतों का टीला भी कहते हैं। और यहाँ भी वेल प्लान्ड सिटी मिली है, पशुपति की मुहर मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ पे डॉकयार्ड मिलना सबसे बड़ा साक्ष्य है, सबसे बड़ी विशेषता है इसकी। और ये भी एक नगरी इलाका था, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ डॉकयार्ड आप लोग हमेशा याद रखेंगे। कालीबंगा, कालीचूड़िया इसका अर्थ होता है। यहाँ से अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं, फायर अल्टार्स।
जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बहुत सारे टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली हैं, पॉटरी, सील, सब कुछ यहाँ पे मिला है। यहाँ के रिलीजन का हमको इसकी जानकारी मिलती है। धोलावीरा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये 3 भागों में बटा हुआ शहर यहाँ मिला है। ज़्यादातर 2 भागों में बटे हुए शहर हैं, यहाँ पर 3 भागों में बटा हुआ शहर मिलना एक अलग है ये, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। फिर यहाँ पर जो लार्ज रिजर्वियर पानी वाटर मैनेजमेंट जो सिस्टम यहाँ पे मिला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछ दिया जाता है। और इसको कभी फैक्ट इसका पूछा जाएगा या फिर कभी कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। तो ये वाटर मैनेजमेंट वाला सिस्टम देख के तो और अच्छे से पता चलता है कि वहाँ के लोग किस तरह से वाटर कंजर्वेशन भी करना जानते थे, पानी का संरक्षण करना जानते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके आंसर मेकिंग में बहुत हेल्प करेंगी। फिर आप देखते हो चन्हू दरो, यहाँ से क्या मिला है हम लोग को, कारखाना मिला है, बीड मेकिंग का वर्कशॉप मिला है, ये आप याद रखेंगे चन्हू दरो के बारे में। राखीगढ़ी क्या है, तो ये सबसे बड़ा साइट है, क्या है, सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सबसे बड़ा साइट भारत में पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, और यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।